बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए कॉपी पेंसिल उठा लो एंड गेट रेडी। और हाँ, वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुँचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमसीक्यू नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प्स अस टू फाइंड ऑप्शंस: A density, B velocity, C area and D pressure। अब राइट आंसर चूज़ करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का पता होना चाहिए और इसका की कंसेप्ट है अर्शमीदस प्रिंसिपल, which states that when an object is totally or partially immersed into the liquid, an upthrust acts on it which is equal to the weight of liquid displaced by the object। that is, अपथ्रस्ट जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है बॉयंट फोर्स के, यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जिसको अर्शमीदस प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई वी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म से ये चीज़ हमें क्लियरली पता चल रही है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से हम डेंसिटी बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस हमारे पास इररेलेवेंट हैं। सो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली MCQ 2 है हमारे पास के अकॉर्डिंग टू अर्शमीदस प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं: ए वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑप्शन सी mass ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखें जी, जैसे हमने अभी प्रीवियस MCQ में डिस्कस किया कि जो हमारे पास अर्शमीदस प्रिंसिपल है वो हमारे पास बराबर होता है रो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी के। तो रो यानी डेंसिटी को अगर मैं मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख लूँ विच इज़ इट्स फार्मूला, तो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय जी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ mass एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इक्वल टू वेट। Therefore, according to Archimedes principle, we can calculate the weight of object। MCQ number 3, in the equation for the Stokes law, the sphere must be option A मूविंग विद द लो नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन के अगर आप स्टोक्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं किसी स्फेयर के ऊपर, एंड रिमेंबर दैट स्टोक्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत कम लेकिन नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो तब हम स्टोक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या ऑब्जेक्ट फ्लूइड में रेस्ट में पड़ा हुआ हो, या ऑप्शन डी सेम डेंसिटी एज द फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वही आपके पास उस ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी हो। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर आप स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखें, दैट इज़ एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे डेंसिटीज़ की बात तो नहीं होती, लिहाजा ऑप्शन डी तो हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त ना हुआ। ऑप्शन सी की बात कर लें, एट रेस्ट इन द लिक्विड, तो स्टोक्स लॉ में आप लोग देख रहे हैं कि एफ डी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, यानी स्टोक्स लॉ को डिफाइन करने के लिए उस स्फेयर के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन सी का इंतखाब करते हैं तो एट रेस्ट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो है यानी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर उसके लिए हम स्टोक्स लॉ ही अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज स्टोक्स लॉ इज़ अनडिफाइंड विदाउट वेलोसिटी। अब आ जाएं आप ऑप्शन बी के ऊपर, तो मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस तरह से ऑप्शन ए मूविंग विद लो नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट सिंपल बात है कि स्टोक्स लॉ की एप्लीकेशन के लिए किसी भी स्फीयर के ऊपर ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके ऊपर बेशक वो लो एक्सेलरेशन ही है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो देयर फोर आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन बी, इट शुड बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। MCQ number 4, two identical spherical drops of water are falling through the air with a steady velocity of 20 cm per second. If the drops combine to form single drop, what would be the terminal velocity of single drop? Option A 20 cm, option B 32 cm per second, option C 10 cm per second, and option D 40 cm per second। स्टूडेंट्स सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप 1 एंड ड्रॉप 2, जो कि इनिशियली हमारे पास एयर से फॉल करते हुए नीचे अर्थ की तरफ आ रहे हैं,
और इस वक्त दोनों ड्रॉप्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी है या स्टेडी वेलोसिटी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गिरते गिरते ये दोनों ड्रॉप आपस में कंबाइन हो गए, तो अब हमारे पास जो सिंगल ड्रॉप बन गया है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर हम इंडिविजुअली ड्रॉप्स की बात कर लें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमें दे रखी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी टी इज़ टू 2 ρ g r² डिवाइडेड बाई 9 ईटा, और ये हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले पे गौर करें तो 2 ρ g डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ये क्वांटिटीज़ तो हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली हैं, चाहे ड्रॉप एक हो या चाहे दोनों ड्रॉप मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना लें तब भी, क्योंकि ड्रॉप्स जो हैं एक तो वो आइडेंटिकल हैं और दोनों वाटर ड्रॉप्स हैं। तो एक क्वांटिटी जो हमारे पास चेंज हो सकती है वो है रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों ड्रॉप्स इंडिविजुअली गिर रहे हैं ना, तो उस वक़्त वो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं तो उनका रेडियस स्मॉल है, ठीक है। और जब वो आपस में कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बनेगा तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सिंगल ड्रॉप की, तो बाकी क्वांटिटीज़ तो मैंने बताया वो चेंज नहीं होंगी। मुझे क्या चाहिए फिर, इसका रेडियस। अब चूँकि जो ड्रॉप्स हैं वो मेरे पास स्फेरिकल हैं, तो मैं यहाँ पे हेल्प लूँगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। तो इट मींस कि मेरे पास सिंगल ड्रॉप कैसे बना, सिंगल ड्रॉप बना मेरे पास ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 के कम्बिनेशन से। तो इसका मतलब जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप है वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप 2 के। तो लेट अस से कि जो मेरे पास सिंगल ड्रॉप है उसके वॉल्यूम को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूं अगर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के रिस्पेक्ट से इसका फार्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम के लिए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, which should be equal to volume of drop 1 4/3 pi r cube, and similarly the volume of drop 2 4/3 pi r cube। दोनों के लिए r एक ही मैंने रखा है स्मॉल r, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 के लिए, बिकॉज हमें ये चीज़ दे रखी है कि वो दोनों ड्रॉप्स आइडेंटिकल हैं, यानी एक ही जितनी डायमेंशन के हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए हमारे पास इसके लिए जो इसकी रेडियस की वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 2 आर, कैपिटल आर इज़ इक्वल्स टू 2⁻⁴ इंटू आर। नाउ अब आप टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर लें, वी टी इज़ इक्वल्स टू 2 ρ g कैपिटल आर स्केयर। ये प्रोबेबली थोड़ा सा पिक्चर में कट हुआ है, तो इसको अपने पास नोट रख लीजिएगा, 2 ρ g कैपिटल आर स्केयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। कैपिटल आर स्केयर इसलिए चूँकि मैंने सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है ना, तो उसके लिए मैंने बताया था कि 2 ρ g डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ये तो चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या चीज़ होगी, रेडियस। तो रेडियस चेंज हुआ, कैपिटल आर हो गया, उस कैपिटल आर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब कैपिटल आर की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है इसकी वो आती है 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 5, spherical balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity v. The retarding viscous force on the spherical ball is. Options are here on your screen, option A, option B, C and option D. स्टूडेंट्स, कहता है कि स्फेरिकल बॉल्स जिनका रेडियस आर हो और वो एक फ्लूइड से मूव करें जिसकी विस्कोसिटी ईटा हो और विद द वेलोसिटी वी अगर वो उससे गिरें, तो उन पे लगने वाली जो विस्कस ड्रैग है वो आर और वी और ईटा के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल होती है 6/ηr_v की। 6 एक कांस्टेंट अगर आप मान लें तो इट शुड बी इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी। कांस्टेंट की जगह अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख लूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि फोर्स मेरे पास ईटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी बनता है कि जो विस्कस ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, जबकि बाकी अगर आप तमाम ऑप्शंस देखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली इनकरेक्ट लगेंगे इफ़ यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ। नाउ MCQ नंबर 6, 2 raindrops reach the earth with their terminal velocity in the ratio 4:9. The ratio of their radii is, कि 2 रेन ड्रॉप्स अर्थ पे पहुँचे हैं
और उस वक़्त उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ थी उनकी रेशो अगर हम लें तो वो आती है 4:9। तो उनके रेडियाई की रेशो क्या होगी? ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 एंड ऑप्शन डी 9:4। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि टर्मिनल वेलोसिटी है जी 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। और टर्मिनल वेलोसिटी जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेडियस का जो स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस से जो टर्मिनल वेलोसिटी है ड्रॉप 1 की उसको हम VT1 बोल देते हैं, और जो टर्मिनल वेलोसिटी है ड्रॉप 2 की उसको मैं VT2 कह देता हूँ। तो देन VT1 जो है वो ड्रॉप 1 के रेडियस यानी VT1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, जिसको अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो आप लिख सकते हैं VT1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर। तो सिमिलरली फिर VT2 क्या हो जाएगी? कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर। हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ की रेशो है वो किसके बराबर है? 4:9। यानी VT1 डिवाइडेड बाई VT2, रेशो मतलब डिवीजन, वो किसके इक्वल आती है? 4 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 4:9। तो VT1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर, और VT2 की जगह मैंने क्या लिख लिया? कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई R2 स्क्वायर। कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कैंसिल, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 आ जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा। तो R1 ओवर R2 2:3, यानी उनकी रेडियाई की रेशो कितनी आती है? 2:3। हैंस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द MCQ नंबर 7। कहता है कि अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एट अ वेलोसिटी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। If the diameter of pipe then decrease to 6 centimeter, the new velocity of liquid will be। स्टूडेंट, मान लें कि इनिशली जो पाइप का डायमीटर था वो था D1 और वो है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास इनिशली उसकी वेलोसिटी है वो है V1 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमीटर को 10 से रिड्यूस करके यानी D2 कर दें 6 सेंटीमीटर, तो न्यू वेलोसिटी V2 कितनी होगी? ऑप्शन ए हमारे पास 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और इस इक्वेशन को अगर हम डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर V2। ये न्यूमेरिकल पार्ट 2 में मैंने ये कन्वर्जेंस करके रखी हैं, तो प्रोबेबली आप वहाँ से देख के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखें जी, हमें V2 फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा फॉर द वैल्यू V2। तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके मेरे पास V2 आ जाती है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे पास इफ़ आ पाइप विद फ्लोइंग वाटर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 टाइम्स ग्रेटर एट पॉइंट 2 देन एट पॉइंट 1। स्टूडेंट्स, क्या मतलब हुआ कि एक पाइप है जिसके दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैं 1 एंड 2, और जो पॉइंट 2 वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पॉइंट 1 वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 9 टाइम है। अगर ये कंडीशन हो तो व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ फ्लो स्पीड एट द 2 पॉइंट्स? तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे फिर जो फ्लो स्पीड है उनके दरमियान रिलेशन क्या होगा? देखें जी, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी करके। हम इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट देखते हैं, तब हमें जो है वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन फ़ौरन से पता चल जाएगा। तो देखें, हम मान लेते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पॉइंट 1 का A1, लेट अस से वो ए है, तो गिवन कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A2, वो पहले वाले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका 9 टाइम्स है। तो पहला वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हमने क्या कह दिया? A। तो इसका मतलब पॉइंट 2 पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 वो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स है। बात क्लियर होगी? अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, सिंस वी हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन द फ्लो स्पीड्स, यानी वेलोसिटीज़ के दरमियान हमें रिलेशन बताना है, तो हम इससे वेलोसिटीज़ का रिलेशन सेपरेट कर लेते हैं। तो V1/V2 विल बी इक्वल टू A2/A1। अब A2 किसके इक्वल है? 9A के। A1 किसके इक्वल है? A के। तो इट विल बी इक्वल टू 9/1, यानी V1 इज इक्वल्स टू 9V2। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है कि पॉइंट 1 पे जो आपके पास फ़्लो स्पीड है वो पॉइंट 2 वाली फ़्लो स्पीड के 9 टाइम्स है। तो अगर आप
इक्वेशन को देखें जी, सॉरी, जो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो द फ्लो स्पीड एट द पॉइंट 1 इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स दैट एट द पॉइंट 2। तो देयर फोर ये इक्वेशन हमें ये बता रही है V1 इज़ इक्वल्स टू 9V2 के जो पॉइंट 1 पर आपके पास फ़्लो स्पीड है वो पॉइंट 2 वाली फ़्लो स्पीड के 9 टाइम्स हो गई। देयर फोर यूर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 9 कहते हैं कि विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज रिस्पेक्टिवली विल इंक्रीज एंड इंक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज एंड ऑप्शन डी डिक्रीज एंड इंक्रीज। कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड और गैसेस की वेलोसिटीज़ बिल तरतीब लिक्विड की इंक्रीज़ करेगी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग और गैस की भी इंक्रीज़ करेगी, या ऑप्शन बी लिक्विड की इंक्रीज़ और गैस की डिक्रीज़ करेगी, ऑप्शन सी लिक्विड की डिक्रीज़ और गैस की भी डिक्रीज़ करेगी, और ऑप्शन डी लिक्विड की डिक्रीज़ होगी और गैसेस की इंक्रीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर द रिलेशन दैट फॉर द लिक्विड्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि गैसेस के लिए ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो यू कैन नाउ इजीली टेल कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जबकि गैसेस के लिए वो बढ़ जाएगी। तो यू कैन ईजीली सी कि आपके पास जो ऑप्शन डी है दैट इज़ लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, जबकि गैसेस के लिए ये इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लो डू नॉट फॉलो द बर्नौलीज इक्वेशन। कौन से टाइप का जो फ्लूइड फ्लो है, यानी फ्लूइड किस अंदाज में फ़्लो करे तो वो बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो अनस्टेडी फ़्लो करे, अगर वो रोटेशनल फ़्लो करे, अगर वो टर्बुलेंट फ़्लो करे, या ये तीनों बातें ही दुरुस्त हैं। तो देखें जी, जो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो एक आइडियल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होती है, जिसकी 4 कैरेक्टर्स हैं मेन के उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी वो नॉन विस्कस होता है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वो जब भी फ़्लो करता है तो फ्लूइड फ़्लो उसका स्ट्रीमलाइन फ़्लो होता है और वो इरोटेशनल फ़्लो होता है। देखें जी, यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास जो तीनों बातें हैं ए बी सी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों दुरुस्त हैं कि एक ऐसा फ्लूइड फ़्लो बर्नौलीज इक्वेशन को कभी भी फॉलो नहीं करेगा जो कि अनस्टेडी हो, रोटेशनल हो और टर्बुलेंट हो। देयरफॉर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड विद लेमिनर फ्लो। कि एक ऐसा लिक्विड जिसके पास लेमिनार फ़्लो हो, यानी एक ऐसा लिक्विड जो कि कौन सा फ़्लो परफॉर्म कर रहा हो, लेमिनर फ़्लो परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके पास इनमें से कौन सी करैक्टर मौजूद नहीं होगी। ऑप्शन ए वो लो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ऑप्शन बी लिटिल लेटर मिक्सिंग यानी उसकी लेयर्स थोड़ी बहुत आपस में मिक्सिंग हुई हुई होगी उसकी, ऑप्शन सी उसकी जो लेयर्स हैं उसके दरमियान विस्कस फोर्स कम होगी, या ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एडीज। प्रेजेंस ऑफ एडीज से मतलब वो फ्लो करते हुए जो है ना छोटे छोटे बंवर बना रहा होगा, विर्लपूल रीजन्स बना रहा होगा। देखें जी, लेमिनार फ़्लो करते हुए ऑब्वियसली जब भी फ्लूइड्स लो वेलोसिटी से मूव करते हैं तो आप जानते हैं कि लो वेलोसिटीज़ के ऊपर कौन सा फ़्लो अकर होता है, लेमिनार फ़्लो। लेमिनार फ़्लो के लिए आपके पास उसमें थोड़ी बहुत लेयर में मिक्सिंग भी मौजूद होती है, और लेमिनार फ़्लो तब मुमकिन ही तब है जब आपके पास विस्कस फोर्सेस या विस्कोसिटीज़ क्या होंगी, कम होगी, जैसे कि हम आइडियल फ्लूइड के लिए बात करते रहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एटीज, यानी वो फ्लो करते हुए जो है ना छोटे छोटे विर्लपूल लाइक रीजन्स ना बनाए, चूँकि ये करेक्टर टर्बुलेंट फ्लो की होती है, लेमिनार फ्लो की नहीं होती। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 12 according to the equation of continuity when the water falls its speed increases while its cross sectional area। Students, very easy MCQ, remains same, option A decreases, increases and cannot be predicted। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, दैट इज़ एरिया और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब वाटर फॉल करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देयरफॉर द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
MCQ number 13. The figure shows the two balloons are hung by a string respectively. When the air is blown harder through the straw, the balloon will. Option A, remain stationary. Option B, they will move closer to each other. Option C, they will move farther to each other. एंड ऑप्शन डी burst. यानी ये सामने अगर आप लोग देख रहे हैं तो दो बैलून्स हैं, इनके दरमियान अगर हम इस पर्पल कलर की स्ट्रॉ से तेज़ी से जो है वो एयर को ब्लो करवाएं तो बैलून्स एक स्टेशनरी ही रहेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे या ये फट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम स्ट्रॉ की मदद से तेज़ी से एयर को ब्लो करेंगे तो जो इसमें से वेलोसिटी होगी, इसके दरमियान से जो एयर गुजरेगी उसकी वेलोसिटी हाई होगी, जिसकी वजह से इन बिटवीन द बैलून्स प्रेशर, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, वेलोसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो तेज़ी से ब्लो करने से हमारे पास दरमियान में जो एयर की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो एयर की वेलोसिटी बढ़ने से वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा बैलून्स के दरमियान, वो कम। जबकि आउटसाइड ऑफ द बैलून्स अगर आप प्रेशर देखें तो वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से दोनों बैलून्स एक दूसरे की तरफ, राइट वाला लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट वाला राइट की तरफ जो है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो देयर फॉर ऑप्शन बी, दे विल मूव क्लोजर टू ईच अदर, विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। MCQ number 14. Which will produce the greatest increase in the flow velocity through a tube? Option A, halving the tube radius. Option B, doubling the viscosity of liquid. Option C, doubling the tube area. And option D, doubling the tube radius. स्टूडेंट कहता है कि एक ट्यूब में से आप अगर फ्लो स्पीड को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ट्यूब का रेडियस हाफ करेंगे, लिक्विड की विस्कोसिटी को डबल कर लेंगे, ट्यूब का एरिया डबल करेंगे, ट्यूब का रेडियस डबल करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप जो ऑप्शन बी, सी और डी को देखें तो ऑप्शन बी, डबलिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो भाई अगर फ्लूइड को ज़्यादा विस्कस कर लेंगे तो ज़रा उसके लिए फ़्लो मुश्किल हो जाएगा, इससे तो वेलोसिटी नहीं इंक्रीज़ होनी। डबलिंग द एरिया ऑफ ट्यूब, आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एरिया डबल करने से तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, चूँकि एरिया इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने डिक्रीज़ तो नहीं करनी, हमने इंक्रीज़ करनी है। डबलिंग द ट्यूब रेडियस, तो ट्यूब के रेडियस को डबल करें या एरिया इंक्रीज़ करें, बात एक ही है। इससे भी वेलोसिटी कम होगी ना कि ज़्यादा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा। ऑब्वियस ही बात है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसलिए अगर आप ट्यूब का रेडियस हाफ कर लेंगे तो आपके पास जो फ्लो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 15 कहता है कि वेयर डज द वेंचुरी इफेक्ट स्पेशली अकर्स। जहाँ पे स्ट्रीम एक्सपेंडेड हो रही हूँ, जहाँ पे स्ट्रीम जो है वो डाउनवर्ड मूव करें ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे स्ट्रीम कॉन्स्ट्रिक्ट्स हो रही हूँ, या जहाँ पे वो एग्जैक्टली सेंटर में होंगी वेंचुरी ट्यूब के। तो देखें बच्चों, वेंचुरी इफेक्ट अगर आप एक साइड देखें ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है जहाँ पे स्ट्रीम एक्सपेंडेड होकर चल रही होती हैं। वेंचुरी इफेक्ट स्पेशली वहाँ पे अकर होता है जहाँ पे प्रेशर में ड्रॉप आता है। तो अगर आप एक साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो वहाँ पे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है ना, तो एरिया ज़्यादा होने से वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वेलोसिटी कम होने से बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के तहत प्रेशर ज़्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 की जानिब। जबकि जो ही स्ट्रीम्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और वो इसके थ्रॉट में मूव करेंगी तो वहाँ पे जो है वो एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप होगा। देयरफॉर जहाँ पे स्ट्रीम्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, यानी पॉइंट ऑप्शन सी, वहाँ पे आपके पास वेंचुरी इफेक्ट जो है वो स्पेशली अकर होता है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। अच्छा जी, लास्ट MCQ है MCQ नंबर 16। इसमें कहता है कि देखें आपके पास एक होज़ है जिसके एक एंड पे जो है वो नोज़ल लगी हुई है। नोज़ल वाली साइड का डायमीटर D2 मान लें, जबकि होज़ का अपना जो डायमीटर है वो है D1। तो कहता है द एंड ऑफ अ होज़ हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये जो होज़ के एंड पे लगी हुई नोज़ल है उसका डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। लेटर से उसको D2 कहते हैं। कहते हैं इफ़ वन वांट्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट टू बी 4 टाइम्स हायर। कहते हैं कि एक बंदा अगर ये चाहता है कि होज़ से जिस स्पीड से वाटर मूव कर रहा है, लेटर से होज़ वाला एंड जो आपके पास है वो है D1, वहाँ से फ्लूइड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम V1 कह देते हैं, जिसको मैं सिंपल पुट कर लेता हूँ V1 लेटर से मेरे पास है V के इक्वल।
कहते हैं कि एक पर्सन अगर ये चाहता है कि इस इसके जो नोज़ल वाली साइड है D2, वहाँ से फ्लूइड 4 टाइम्स हाई वेलोसिटी से निकले एज़ कम्पेयर टू द D1, कि इसकी वेलोसिटी नोज़ल से निकलते हुए कितनी हो, उस वेलोसिटी का 4 टाइम्स, जो कि इसके पास D1 से गुजरते हुए वेलोसिटी है। बात समझ में आ गई? देखें, D1 से गुजरते हुए वेलोसिटी को मैंने क्या कहा हुआ है, मेरे पास है ये V1 इज इक्वल्स टू V। तो इसका मतलब पर्सन ये चाहता है कि D2 से गुजरते हुए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो 4 टाइम्स होनी चाहिए V के। तो V2 इज इक्वल्स टू 4V। तो कहता है कि फिर नोज़ल का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था कि जो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हम इसको लिखते हैं, वो हम लिखते हैं D1 स्केयर V1 इज इक्वल टू D2 स्केयर V2। तो सिंपल, आप यहाँ से D2 की वैल्यू को सेपरेट कर लें, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, आपके पास V1 को आप लिखेंगे V, V2 को लिखेंगे 4 टाइम्स V। तो देखें जी, ये आपके पास बन जाएगा D1 आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट ऑफ V डिवाइडेड बाय 4V। तो V और V कैंसिल, तो बाहर है आपके पास 4, तो अंदर आ जाएगा 1 का स्केयर रूट अगेन 1, और 4 का स्केयर रूट आपके पास 2, तो 4/2, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C, 2 सेंटीमीटर।